सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए सीए कोर्स रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। हमारे कम्युनिटी सेक्शन को देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें मिलेंगी आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। हम लोग रिवाइज करने वाले हैं पीजीबीपी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारी अमेंडमेंट, सब कुछ मैं आपको कवर कराने वाला हूं। आपने बस एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है पूरा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे सर फिर वही दिक्कत, आधा देखेंगे फिर आधा बात के लिए छोड़ देंगे, बहुत परेशानी। तो जब भी आप बैठें पूरा देखिए इस वीडियो को। आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 की स्पीड में देखिए, 2 की स्पीड में देखिए। मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल एफिशिएंटली आपको पूरा का पूरा पीजीबीपी यहाँ पे रिवाइज करा दूँ। और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा कि एग्जाम में क्या चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और किसका किससे कनेक्शन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। पूरा फायदा उठाना है वीडियो का, तो नंबर 1 पूरा देखिए। नंबर 2 सर इसके बाद आप जल्दी से अपना स्टडी मटेरियल उठा के कुछ क्वेश्चंस अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। और एज यूजुअल सर वीडियो को दीजिए बहुत सारा प्यार। लाइक्स का सिर्फ एक ही टारगेट है भाई, अब से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार। शेयर कर सके अगर समय मिले तो सबके साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी जल्दी हमारे साथ पीजीबी को रिवाइज कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात मैं आप लोगों से करूंगा कि भाई जल्दी बता दो कि इस चैप्टर का जो है चार्जिंग सेक्शन कौन सा है। चार्जिंग सेक्शन है गाइस 28 और मेथड ऑफ अकाउंटिंग है 145 सबसेक्शन 1। चार्जिंग सेक्शन पे हम अभी इनिशियली इतना ध्यान नहीं देते। 145 सबसेक्शन 1 पे मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि सर मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है इनकम टैक्स कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं करता, कहता है जी जो आपने रेगुलरली एम्प्लॉय कर रखा है वही मेथड ऑफ अकाउंटिंग और उसी के हिसाब से हम आपकी इनकम निकालेंगे। आईसीडीएस को लेकर बिल्कुल डाउट में रह रहे हैं, आईसीडीएस जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बिल्कुल चिल्ड आउट रहे हैं। अब सर हमारा गोल क्या होता है पीजीबी चैप्टर के अंदर, हमें इनकम और प्रॉफिट निकालना है। इनकम और प्रॉफिट निकालने का जो बेसिक फंडा है यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंस वाला, वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसे का सर जैसे हम अकाउंट्स में करते हैं। बट इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, ये डिपेंड करता है सर इनकम टैक्स लॉ पे, तो हमें बस उसके ऊपर ध्यान रखना है। और जो गवर्नमेंट का मेन फोकस है ना गाइज, वो रहेगा किसके ऊपर, एक्सपेंसेस के ऊपर, राइट। आइए सबसे पहले बात करते हैं सर सेक्शन 37 की। जनरल डिडक्शन है ये कहते हैं सर आप कोई भी खर्चा डिडक्ट कर लेना, लेकिन बस याद रखना कि सर वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस और प्रोफेशन के लिए हो, कैपिटल नेचर का ना हो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनकर किया हो, 30 to 36 में एक्सक्लूसिवली कवर ना हो, और रिजर्व्स ऑफ प्रोविजन की सर जब तक इनकम टैक्स में स्पेसिफिक अलाउंस ना हो तब तक सर रिजर्व प्रोविजन की आपको डिडक्शन जो है नहीं मिलेगी। फिर आती है सर एक्सप्लेनेशन 1, और ये मैं आपको बता दूँ 37 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, क्योंकि जब आपको पीजीबी का क्वेश्चन आएगा तो डेबिट साइड बहुत सारे एक्सपेंसेस लिखे होंगे और आपको 37 के हिसाब से देखना पड़ेगा सर कि ये अगर 30 to 36 में कवर नहीं हो रहा तो 37 की कंडीशन चेक करेंगे, करता है तो सर उसको अलाउ कर देंगे। नाउ एक्सप्लेनेशन 1 बोलती है कि सर अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है किसी ऑफेंस के लिए, कोई ऐसी एक्टिविटी जो ऑफेंस है या प्रोहिबिटेड अंडर एनी लॉ है, तो सर आपको उसकी डिडक्शन जो है नहीं मिलेगी। इवन अगर आप पेनल्टी भी पे करते हैं किसी लॉ में तो आपको उसकी डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम पे। पेनल्टी अंडर एनी लॉ इज नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। अब मैं बात करता हूँ सर सीएसआर एक्सपेंडिचर की। सीएसआर एक्सपेंडिचर एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में डिसअलाउ कर रखा है, बेसिकली नॉट अलाउड, मैं इसको बोलूँगा नॉट अलाउड कर रखा है। तो कोई भी कंपनी अगर कंपनीज एक्ट के अंदर मैंडेटरी सीएसआर एक्सपेंस करती है तो उसे उसकी डिडक्शन जो है 37 सेक्शन में नहीं मिलेगी, राइट। अच्छा जी, देन उसका 37(2)B पे एक हल्की सी नज़र डाल लेते हैं कि अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी मैगजीन एटसेट्रा में एडवर्टीजमेंट करी है तो आपको उसकी भी डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, जनरल न्यूज़पेपर वगैरह में करी है, मैगजीन में करी है तो आपको एडवर्टीजमेंट की डिडक्शन मिल सकती है, लेकिन सर पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह में आपने एडवर्टीजमेंट के लिए एक्सपेंडिचर किया है तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। रेवेन्यू वर्सेज कैपिटल, ऑल्दो मुझे लगता नहीं कि सर एग्जाम में आपसे पूछना चाहिए, सिर्फ मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे एक डिफरेंस बिटवीन करके डाल दिया है। सेक्शन 30 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 30 बोलता है कि सर रेंट, रेट, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। तो अगर आपने सर अपनी बिल्डिंग के लिए कोई किसी की बिल्डिंग के लिए कोई रेंट दिया, कोई रेट्स टैक्सेस वगैरह दिए, कोई रिपेयर और इंश्योरेंस कराया है तो आपको सर उसकी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 30। याद रखिएगा, आपकी अपनी बिल्डिंग है तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, आपने बिल्डिंग किसी और से लिए तो आप उसके ऊपर रेंट या फिर जो म्यूनसिपल टैक्सेस पे कर रहे हैं या जो रिपेयर और इंश्योरेंस करा रहे हैं वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने किसी और की बिल्डिंग ली उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो सर कैपेक्स के ऊपर आपको मिल जाएगी डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, राइट। अगर आपकी बिल्डिंग और आपने भी सर उसके ऊपर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उसके ऊपर अगेन आपको उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी क्या मिल जाएगी, डेप्रिसिएशन, राइट। तो बहुत ही आसान सर। नेक्स्ट आता है रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। देखिए यहाँ पे था रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस, और यहाँ पे सिर्फ रिपेयर एंड इंश्योरेंस। तो सेम बात जो सर हमने ऊपर बिल्डिंग के लिए पढ़ी वही बात सर प्लांट एंड फर्नीचर के लिए है, बट याद रखिएगा प्लांट एंड फर्नीचर का सिर्फ रिपेयर और इंश्योरेंस है। अगर प्लांट एंड फर्नीचर का अगर आप रेंट, रेट, टैक्सेस वगैरह कुछ पे करते हैं तो आपको सेक्शन 37 में अलाउ हो जाएंगे, सेक्शन 31 में वो लोग नहीं आ पाएंगे। सेक्शन 38 बहुत सिंपल सर, कोई भी एसेट ऐसा है जो सर आपने पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया है तो आपको सर उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है या कोई एक्सपेंडिचर है उस पर जो आपको चीज़ें मिलने वाली वो प्रोपोर्शनेट नहीं मिलेगी, यानी
की उतनी डिडक्शन मिलेगी जो आप लोगों ने करी है फॉर दी पर्पस ऑफ बिजनेस, राइट। वेरी सिंपल, लेट्स कीप थिंग्स वेरी सिंपल। लोग बाग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। एग्जाम में सर आप लोगों को इतना नहीं दिक्कत होने वाली, डोंट वरी एट ऑल, आराम से हम लोग क्लियर करेंगे। आइए सब सेक्शन नंबर 36 की बात करता हूं सर। इसमें आपको क्लॉजेस या सब क्लॉजेस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ एक्सपेंडिचर देखिए कौन कौन से। प्रीमियम दे दिया इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक के लिए, अलाउड है। प्रीमियम दे दिया इन कनेक्शन विद मेडिक्लेम पॉलिसी, कंडीशन है कि ओनली बाय एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए। बोनस एंड कमीशन दे दी, अलाउड है। कंडीशन है कि सर नॉट इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब अगर आपके पास कोई शेयर होल्डर थे, वो आपके एम्प्लॉय भी थे, तो आपने सर उनको डिविडेंड देना था, लेकिन आपने डिविडेंड के बदले उन्हें बोनस दे दिया, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, अदरवाइज सर ये अलाउड रहेगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट गाइज जो है वो आपको अलाउड होगा। बस याद रखिएगा कि सर अगर इंटरेस्ट पे कोई कंडीशन नहीं है, कितने का भी लोन हो सकता है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। बस आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और आपने अभी एसेट को पुट टू यूज़ नहीं किया है, तो पुट टू यूज़ तक का इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगा, और जो बाकी इंटरेस्ट है वो आपको अलाउड हो जाएगा एज एन एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स, यस अलाउ रहेगा। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड कैसे निकालते हैं, समझ लीजिए हमने बॉन्ड इशू किया था, फिर 95 रुपीज़ का रिडीम किया, 100 रुपये का नुकसान हुआ, 5 रुपये का, और मान लेते हैं इनकी लाइफ जो थी 10 साल थी, तो हर साल सर जो है 0.5 जो है वो राइट ऑफ करते रहेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, राइट। देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड और सुपर एन्यूशन फंड। एम्प्लॉयर कोई भी सर रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में पैसा डालेगा तो याद रखिएगा सर जो फंड है वो अप्रूव होना चाहिए, तभी जो है एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगी। इस बात को आपने बिल्कुल याद रखना है, राइट। अच्छा जी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम, फिर से वही बात सर, आपकी पेंशन स्कीम है तो एम्प्लॉयर उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 80 CCD जो है वो इसमें आप याद रखेंगे। आई होप आपने 80 CCD पढ़ा हुआ है। एम्प्लॉयर को मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगी वो मिलेगी 10% ऑफ सैलरी और अमाउंट डिपॉजिटेड विच एवर इज लेस, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे गाइज एक बड़ा ही अमेजिंग चीज़ है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। ज़रा ध्यान दे दीजिएगा, अगर आपने ग्रेचुटी फंड में पैसा डाला है और ग्रेचुटी फंड अप्रूव था, तो अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में सर आपको जो है पैसा डिपॉजिट करते समय, प्रोविजन बनाते समय डिडक्शन मिल सकती है। लेकिन सर अगर आपका अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है तो आपको सर पैसा डालते समय, प्रोविजन बनाते समय डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन सर जब फाइनली आप एम्प्लॉय को पे करेंगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो सिंपल है, ग्रेचुटी फंड या तो अप्रूव्ड है या तो अनअप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है तो भाई डिडक्शन ले लो, प्रोविजन बनाते समय अप्रूव नहीं है तो भाई साहब आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट। देन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत भयानक है सर। देखिए एम्प्लॉय पीएफ में कैसे पैसे डालता है, एम्प्लॉय मान लेते हैं पहले एम्प्लॉयर को देता है, एम्प्लॉयर फिर जाके पीएफ में पैसा डिपॉजिट कराता है। तो जब एम्प्लॉयर को देगा तो उसकी इनकम मानी जाएगी, और जब एम्प्लॉयर आगे डिपॉजिट कराएगा तो सर एम्प्लॉयर को एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। लेकिन बात ये याद रखनी है कि सर एम्प्लॉयर अगर उसे ड्यू डेट तक डिपॉजिट करा देगा, जो ड्यू डेट रेलिवेंट एक्ट में है, जो पीएफ एक्ट में है, तभी सर उसको एक्सपेंडिचर माना जाएगा, अदरवाइज सर उसको एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा और एम्प्लॉयर की इनकम में उसे ऐड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा सर, यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है कि रिटर्न की डेट तक करा दे तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं सर। अगर एम्प्लॉयर ने वो डिपॉजिट नहीं कराया तो सर वो एम्प्लॉयर की इनकम में हो जाएगा ऐड, राइट। तो इसको आपने याद रखना है कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी मिलेगा पहले उसे इनकम मानते हैं, फिर उसे एक्सपेंडिचर मानते हैं, इन इफेक्ट जीरो हो जाता है। लेकिन सर अगर एम्प्लॉयर ने उसे ड्यू डेट तक डिपॉजिट नहीं कराया तो सिर्फ इनकम मानेंगे, यानी वो एम्प्लॉय की प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है, कोई भी बच्चा इसे छोड़ेगा नहीं, इसे ज़रूर 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 करके जाएंगे। इसका न्यूमेरिकल इम्पैक्ट भी आप लोग ज़रूर देखेंगे अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है, राइट। तो आपके पेपर में सर P&L अकाउंट गिवन होगा, उसके नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होगा कि 25,000 रुपीज़ जो है एम्प्लॉय से मिले थे लेकिन वो एम्प्लॉय ने डिपॉजिट नहीं कराए, तो वो सर आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ जाएंगे। लीजिए सर, इसके बाद देखते हैं सर परचेज ऑफ एनिमल, कोई सर खास चीज़ नहीं है। जिस साल में आपने एनिमल बेचे सर उस साल में आप देखेंगे कितने का खरीदा था और कितने का बिका, जो डिफरेंस है सर वो आपको अलाउड हो जाएगा एज अ डिडक्शन। डिडक्शन ऑफ बैड डेट, वेरी इंपॉर्टेंट सर, बैड डेट की डिडक्शन मिस मत करिएगा, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। तो सर बैड डेट्स आप कब राइट ऑफ कर सकते हैं, जब सर सबसे पहली बात आपके पास सेल की एंट्री होनी चाहिए, फिर आपके पास बैड डेट राइट ऑफ की एंट्री होनी चाहिए, और सर उस केस में आप बैड डेट की क्या ले सकते हैं, डिडक्शन। जो बैड डेट्स कर जाए वो चोर, जब वापस आ जाए सेक्शन 41 सबसेक्शन 4, लेट मी रिपीट वंस अगेन, जो बैड डेट्स कर जाए वो चोर, जब वापस आ जाए सेक्शन 41 सबसेक्शन 4, मीनिंग देयर बाय कि सर अगर कोई बैड डेट्स हो गए थे, आपको डिडक्शन मिल गई थी और वापस आ रहे हैं, तो दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द बैड डेट्स आर रिसीव्ड बैक, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट वेदर यू आर द ओनर ऑफ दैट बिजनेस और नॉट, राइट। यहाँ पे याद रखिएगा सर कि आपका एक प्रोविजन फॉर बैड डेट भी है, मेरे हिसाब से वो कोर्स में होना चाहिए, बट आईसीए ने शायद अभी क्लैरिफिकेशन दी थी कि कोर्स में से हट चुका है। मैं चाहूँगा कि फिर भी आप एक बार कर लें, तो कोई इसमें बुराई नहीं है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करने में। तो इनको ज़रा आप याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर कर रखी हैं, राइट।
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर आप देखेंगे तो सर ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि फॉरेन बैंक के लिए 5% है, और जो हमारे शेड्यूल्ड बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया उनके लिए 8.5% ऑफ इनकम प्लस 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसेस मेड बाय द रूरल ब्रांचेस ऑफ सच बैंक, राइट। एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 5% है ऑफ इनकम। इनकम का मतलब यहाँ पे क्या है सर, कंप्यूटेड बिफोर एनी डिडक्शन अंडर दिस क्लॉज एंड अंडर चैप्टर 6 है, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। और यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि सर कंप्यूटेड बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन अंडर दिस क्लॉज एंड चैप्टर 6 है एन अमाउंट एक्सीडिंग 10% ऑफ, ये हमारे आ गया टोटल प्रोविजन के अमाउंट 8.5, 10 और 5, राइट। तो GTI के सर ये जो है आपके लिए परसेंटेज लगानी है आपने। लीजिए सर NBFC एटसेट्रा हैं सर, वो भी एलिजिबल हो गए हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। ये सर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया था, आई होप आपने ये देख लिया। एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग पे अगर कोई खर्चा कर रही है कंपनी तो कंपनी को मिलेगी डिडक्शन, रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में डिडक्शन मिल जाएगी, कैपिटल है तो सर 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है डिडक्शन मिलेगी, राइट। उसके बाद सर आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के साथ एक बार देख सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कोई एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो सर उसको हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के साथ जोड़ के आगे उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। और कुछ और टॉपिक हैं जो सर सोसरा के साथ हम अपने आप कवर हो जाएंगे, दैट इज सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। STT की डिडक्शन मिलती रहेगी और साथ ही साथ में सर आपको CTT की डिडक्शन भी मिलती रहेगी। एक बार रीडिंग दे सकते हैं। STT सर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है जो आप सिक्योरिटीज खरीदने और बेचने पे पे करते हैं, और याद रखिएगा कैपिटल गेन चैप्टर में से इसकी डिडक्शन नहीं मिलती है, लेकिन PGP के चैप्टर में इसकी डिडक्शन मिल जाती है। सेम सर CTT के साथ है। एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ज़्यादा जल्दी में नहीं है तो एक बार सर्च करें यूट्यूब पे व्हाट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और साथ में मेरा नाम लिख दीजिएगा तो आपको एक बड़ी अच्छी प्यारी सी वीडियो मिलेगी जिसमें सर आप लोग देख पाएंगे कि भाई क्या होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, राइट। अब सर हम लोग आ गए हैं इसके दूसरे चरण पे रिवीजन के, और जल्दी सर हम लोग अब देखने वाले हैं कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो आपको स्पेसिफिकली बोला है कि सर ये डिसअलाउ होंगे अगर कुछ कंडीशंस वगैरह आप सेटिस्फाई नहीं करते तो, राइट। आइए देखते हैं। ये पार्ट होने वाला है सर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसको कोई भी मिस नहीं करेगा। इन सारे सेक्शंस को आपने अच्छे से जो है वो रिवाइज करना है, राइट। मैं बात कर रहा हूँ सर आपसे सेक्शन 40 की, अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल, स्पेसिफिक डिसअलाउंसेस एटसेट्रा। तो 40 में सर सबसे पहले आता है 40AI और 40AIA, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सर आप में से कोई भी बच्चा इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इसको छोड़ के जाएगा। तो 40AI किससे डील करता है सर, पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट ऑन विच टैक्स हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड और पेड। तो या तो टैक्स डिडक्ट होना था, नहीं हुआ, या फिर टैक्स डिडक्ट तो हो गया लेकिन 139(1) की ड्यू डेट तक पे नहीं हुआ। दोनों ही केस में सर आपको जो है एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। 100% डिसअलाउंस है 40AI में। सर देख लीजिए मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, जिस पर टैक्स डिडक्ट होना था और नहीं हुआ, या फिर डिडक्ट हो तो गया लेकिन 139(1) की ड्यू डेट्स तक पहले 139(1) की ड्यू डेट्स या उससे पहले जो है डिपॉजिट नहीं हुआ। तो अगर सर इसमें से कोई भी आपने जुल्म किया तो सर आप लोगों को ये एक्सपेंडिचर जो है 100% डिसअलाउड हो जाएगा। याद रखिएगा ये केस किसका है, पेमेंट मेड आउटसाइड इंडिया और टू नॉन रेजिडेंट, राइट। और यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हैं एक्सेप्ट सैलरी, क्योंकि सैलरी के लिए अलग से सेक्शन है जो आज तक किसी को समझ नहीं आया है। एनीवेज तो सर ये चीज़ जो है हमने यहाँ पे बना दी है। एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। TDS और इंटरेस्ट वाज पेबल आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ईयर XXYY इज नॉट पेड इन XXYY बट इज पेड ऑन 39YY, दैट इज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। द सच इंटरेस्ट शैल बी अलाउड एज रिडक्शन इन द असेसमेंट ईयर YYZZ, दैट इज प्रीवियस ईयर XXYY ओनली, और कोई डिसअलाउंस जो है वो नहीं लगेगा। लेकिन सर अगर ये 30 सितंबर के बाद होता तो भाई इसकी जो डिडक्शन है आपको जब आप पे करते तब मिल जाती, लेकिन XXYY प्रीवियस ईयर में मान लेते हैं 17-18 प्रीवियस ईयर में ये सर आपको डिसअलाउ हो जाता और फिर अगले साल ये आपको अलाउ होता जिस साल में आपने इसको डिपॉजिट कराया है। ठीक है जी। तो अगर डिडक्ट नहीं हुआ 17-18 में तो डिडक्शन मिलेगी ही नहीं, लेकिन डिडक्ट हो गया 17-18 में और डिपॉजिट नहीं हुआ तो 30 सितंबर तक आपको टाइम देंगे, 30 सितंबर 2018 तक करा लीजिए तो 17-18 में डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद करेंगे तो जब कराएंगे तब डिडक्शन मिलेगी। 17-18 में डिडक्ट नहीं किया तो भूल जाओ कि 17-18 में डिडक्शन मिल सकती है। अब तो जब डिडक्ट करके डिपॉजिट करा दोगे तब आपको डिडक्शन मिलेगी। देखिए टीडीएस डिडक्ट ना करने के, डिडक्ट करके ना डिपॉजिट कराने के जो कॉन्सिक्वेंसेस टीडीएस के चैप्टर में वो तो है ही, यहाँ पे भी सर आपको जो है एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कर देंगे। अब सर आईए का कमाल देखिए, 40A आईए दोनों सर आपस में है भाई, और सर 40 ये बोलता है कि पेमेंट अगर आप कर रहे हैं किसको, रेजिडेंट को, बोलिए किसको, रेजिडेंट को, तो सर आपके जो डिसअलाउंस है वो होगा 30%। और यहाँ पे सर एक और डिफरेंस है कि सर यहाँ पे ये सारे सम्स पे एप्लीकेबल है, चाहे वो सैलरी हो चाहे कुछ भी हो। सो अगर आप नॉन रेजिडेंट करते हैं, आउटसाइड इंडिया करते हैं, एनी पेमेंट अदर देन सैलरी करते हैं तो सर आपका 100% डिसअलाउंस है। लेकिन अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं लेकिन टीडीएस डिडक्ट होता, टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, या फिर टीडीएस डिडक्ट हो गए 131 की डेट तक डिपॉजिट नहीं हुआ लेकिन पेमेंट थी सर रेजिडेंट को और किसी भी नेचर की पेमेंट थी इंक्लूडिंग सैलरी, तो सर आपका जो डिसअलाउंस है वो लगेगा 40 आईए का, और वो होता है सर 30%। और इसमें भी वही है कि
17-18 में डिडक्ट करना था, 17-18 में डिडक्ट नहीं किया, लेकिन सर आपने 18-19 या कभी भी डिडक्ट करके डिपॉजिट किया तो आपको तब डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन 17-18 में डिडक्ट करना था और 17-18 में आपने डिडक्ट कर लिया, तो सर अब आपको देखना है कि वो डिपॉजिट भी 17-18 में हो जाए या मैक्सिमम 17-18 की जो रिटर्न की ड्यू डेट है वहाँ तक हो जाए। अदरवाइज सर आपको 17-18 में जो है डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन कितने परसेंट की? 30% की, राइट। लीजिए सर, तो सारी स्टोरी जो है मैंने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे सर एक बात और है कि अगर सामने वाली पार्टी ने, यानी कि आप थे पेयर, वो था पेई, पेई ने सर इसको अपनी इनकम माना, इस पर सर टैक्स डिपॉजिट कर दिया, उसे अपनी रिटर्न में शो कर दिया, तो सर आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगी। आपको सर चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फॉर्म नंबर 26A में। बस ये सारी कंडीशन अगर सर सेटिस्फाई कर देता है पेई, तो सर पेयर को थोड़ा सा सुख हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा सर, इस पर इंटरेस्ट फिर भी लगेगा जो TDS के चैप्टर में होगा, राइट। तो भाई पेयर ने TDS डिडक्ट करना था, नहीं किया, लेकिन पेई ने सर उसे अपनी इनकम माना, उस पर टैक्स पे किया, उसे रिटर्न में शो कर दिया और साथ में CA का एक सर्टिफिकेट ले लिया कि हाँ भाई मैंने सारे काम किए हैं, तो पेयर को सर जो है डिडक्शन बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन याद रखिएगा सर, इस केस में पेयर के ऊपर इंटरेस्ट जरूर लगेगा लेट पेमेंट ऑफ टैक्स का, लेट पेमेंट ऑफ TDS का। उसकी बातें हम TDS के चैप्टर में कर लेंगे आराम से। इनकम टैक्स की अगर बात करूँ सर, इनकम टैक्स अगर आप पे करते हैं वो अभी आप हो जाएगा डिसअलाउड। इनकम टैक्स के ऊपर सर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट लग रहा है, वो आपने पे किया, वो भी हो जाएगा डिसअलाउ। पेनल्टी लग रही है सर इनकम टैक्स में, तो सर वो भी हो जाएगी डिसअलाउ बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 37 सबसेक्शन 1, राइट। अगर मैं सर GST की बात करता हूँ, इंडायरेक्ट टैक्सेस की बात करता हूँ, वो सारे टैक्सेस सर होते हैं आपको अलाउड 1, 2, उस पर सर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं जो कि सर लेट पेमेंट की वजह से, वो भी आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन सर जो पेनल्टी वगैरह होगी इंडायरेक्ट टैक्सेस में, वो आपको होगी डिसअलाउ। वेल्थ टैक्स सर हम इंडिया में तो नहीं है, लेकिन सर अगर बाहर का वेल्थ टैक्स पे कर रहे हैं तो सर वो भी हो जाएगा आपको डिसअलाउ, राइट। एक सर इनकम टैक्स और भी हो सकता है जो आपने आउटसाइड इंडिया पे किया हो और आपको रिलीफ मिलना हो, वो भी सर आपके लिए क्या है? डिडक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर रिलीफ मिल गया तो डिडक्टेबल नहीं है, रिलीफ नहीं मिल रहा तो सर वो आपके लिए डिडक्टेबल हो जाएगा। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर मैंने आपको बोल के बता दिया। IIB की गाइज अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, अगर सर कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन, कोई भी ऐसी कंपनी जो सर स्टेट गवर्नमेंट को रॉयल्टी एटसेट्रा पे कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को, तो रॉयल्टी एटसेट्रा जो है सर उसको हो जाएगी डिसअलाउड, राइट। तो रॉयल्टी सर्विस चार्जेस पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट इज डिसअलाउड। याद रखिएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही है तो वो डिसअलाउ नहीं होगी। इस तरह के ऊट पटांग क्वेश्चन सर आपसे ट्रू फॉल्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्या पता सर PGP में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको 4 चीजें दे रखी हैं और पूछा है कि अलाउड है कि डिसअलाउड है, और उसमें सर ये हो सकता है, राइट। इसके पीछे का लॉजिक मैंने क्लास में बड़ी अच्छी तरह समझाया भी था। नाउ 40A III पेमेंट टू सैलरीज आउटसाइड इंडिया, भाई आज तक किसी को समझ नहीं आई, इसको एक बार आप लोग पढ़ के देखिएगा। मेरे हिसाब से सर मैंने इसके अंदर एक नोट लिख दिया है कि द लैंग्वेज इज नॉट क्लियर, तो थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कतें हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कभी समझ के देखिएगा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको समझ आ गया है तो। सो कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, सर बहुत सिंपल फंडा है। अगर एम्प्लॉय वेलफेयर फंड की तरफ आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो मित्रों बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सर बस वो फंड जो अप्रूव होने चाहिए तभी डिडक्शन मिलेगी, अगर अनअप्रूव्ड है तो आपको डिडक्शन जो है कभी भी अलाउ नहीं होगी, राइट। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, तो अगर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया है तो सर जी वो क्या होने वाला है, कम ऑन, वो सर एम्प्लॉयर को अलाउ नहीं होने वाला है। और सर जी इसको याद रखिएगा सर, वो एम्प्लॉय के हाथ में जो है वो टैक्सेबल नहीं करेंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉयर को क्या हो गया है? डिसअलाउ हो जाएगा। इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ चर्चा करें, खासकर 5th, ये जो मैंने आपको लास्ट वाला पॉइंट पढ़ाया, टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर और नॉन मॉनेटरी परक्विजिट वाला, राइट। 40A2 पे आते हैं सर, बहुत सिंपल है। अगर सर पेमेंट कर रहे हैं रिलेटिव को इन एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू, तो सर वो जो एक्सेस है वो जो हो जाएगी वो हो जाएगी नॉट डिडक्टेबल, राइट। पेमेंट करें रिलेटिव को इन एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू, रिलेटिव का हमें मतलब है कि रिलेटेड पर्सन को, राइट। तो सर वो जो एक्सेस है वो आपको हो जाएगी डिसअलाउ। मार्केट वैल्यू थी 200, आपने पेमेंट कर दी 220, तो 20 रुपये का एक्सपेंडिचर सर आपको कर देंगे हम लोग डिसअलाउ, राइट। तो हमने ध्यान रखनी है क्या क्या चीज़ें, सर ध्यान से देखिएगा। फेयर मार्केट वैल्यू, लेजिटिमेट नीड्स एंड बेनिफिट डिराइव फ्रॉम एक्रूइंग द एसएससी देयर फ्रॉम, राइट। तो यहाँ पे देखिए कुछ पेमेंट की बातें लिखी है। इंडिविजुअल के केस में कौन कौन? इंडिविजुअल टू हिज और हर रिलेटिव, अपने रिलेटिव को। अगर सर कंपनी है तो डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, फर्म एओपी एटसेट्रा है तो पार्टनर, मेंबर एटसेट्रा और रिलेटिव ऑफ पार्टनर। मेड टू एन इंडिविजुअल हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस, राइट। तो आपने किसी को पेमेंट करी, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था बिजनेस में। मेड टू अ कंपनी हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द पेयर। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि सर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया, रिलेटिव हो गए, डायरेक्टर और उसके रिलेटिव हो गए, पार्टनर और उसके रिलेटिव हो गए। ये बेसिकली हमारे लिए इस यहाँ पे जो है कवर हो रहे हैं मोटे मोटे, ठीक है जी। रिलेटिव की डेफिनेशन सर यहाँ पे बता रखी है कि इंडिविजुअल में हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर और सिस्टर और लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, 20% और मोर वोटिंग पावर, और आपका शेयर कैपिटल आप लोग बोल सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग आप लोग बोल सकते हैं, राइट। लीजिए सर, इसके बाद हम लोग बात करें सर 48(3) की। ज़बरदस्त सर इसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं। 48(3) क्या बोलता है सर? अगर आपने सर किसी को पेमेंट करी है और वो पेमेंट से 10,000 से ऊपर जा रही है और आपने पेमेंट करी है बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, तो सर वो
वो आपको हो जाएगी डिसअलाउड। अमेंडमेंट ये है कि सर पहले 20,000 था, अब सर ये 10,000 है, और साथ ही साथ में सर याद रखिएगा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए ये 35,000 का 35,000 ही रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर एक पेमेंट मोड और ऐड है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं वो सर सारे आपको अलाउड रहेंगे, चिंता मत करिए, ठीक है जी। 48(3)(a) में भी सेम चेंज आया है सर। आपने 17-18 में एक एक्सपेंडिचर की डिडक्शन एक्रूवल बेसिस पे ले ली, और 18-19 में आपने उस एक्सपेंडिचर को सर 48(3) को ओवर रूल करते हुए पे करने की कोशिश करी, यानी कि आपने जो पेमेंट करी वो आपने पेमेंट करी बाय एनी मोड अदर देन कैश, अदर देन अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट। तो सर आपको 18-19 में, 17-18 में तो आपने डिडक्शन ले ली थी, 18-19 में सर वो जो अमाउंट है वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। इसका सिंपल फंडा समझिएगा कि एक दिन में एक ही एक्सपेंडिचर की पेमेंट जो है वो सर 20,000 से 10,000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए बाय एनी मोड अदर देन अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट। अगर खर्चा मेरे पास 3 है, सपोज 10,000 10,000 10,000, तो सर मैं तीनों की कैश में पेमेंट कर सकता हूं। अगर मेरे पास खर्चा 1 है 30,000, तो मैं 10,000 करके अलग अलग दिन पे पेमेंट कर सकता हूं कैश में, राइट। मैंने आपको हिंट देने की कोशिश करी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अच्छा जी, अब सर इसके ऊपर बात करते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि भाई 43 जहाँ पे अप्लाई नहीं होता, और वो चीज़ें कहाँ पे कवर्ड हैं जल्दी से ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ। रूल 6DD में लिखी हुई हैं, जैसे कि अगर आप RBI को, किसी बैंकिंग कंपनी को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी सब्सिडी को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को पे करते हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए पेमेंट करते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट नीरव मोदी की आपको याद आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर सर पेमेंट आप कराते हैं किसी एडजस्टमेंट के थ्रू, या सर आप पेमेंट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्टीवेटर, ग्रोअर और प्रोड्यूसर ऑफ फॉलोइंग परचेजेस: एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक, मीट, हाइड, स्किन, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग, फिश और फिश प्रोडक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और वेयर द पेमेंट इज मेड फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्रोसेस विदाउट द एड ऑफ द पावर इन कॉटेज इंडस्ट्री, देन कोई विलेज और टाउन में कर रहे हैं जहाँ पे सर उस समय जो बैंक्स वगैरह नहीं है, और आपको दिखाना पड़ेगा कि उस समय पेमेंट करनी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, या फिर सर आप कोई लमसम पेमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड, और सर वो 50,000 से एक्सीड नहीं करती है। रूल 6DD एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत काम का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें जो आप एक बार देख लेंगे, राइट। 40A4 आपके इतने काम का नहीं, बस 40A4 सर एक बहुत ही खतरनाक प्रोविजन है जो बाकी सारे प्रोविजंस को जो है ओवर रूल करता है, और कहता है जी देखो, अगर इनकम टैक्स में सर लिखा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति डिडक्शन लेना चाहता है और उसके लिए सर वो पेमेंट कर रहा है बाय एनी मोड अदर देन, उसके लिए वो पेमेंट कर रहा है अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट से, तो आप उसे कंपेल नहीं कर सकते किसी और मोड से पेमेंट करने के लिए, ठीक है जी। 40A7 आपको पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल रखिए कि भाई प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी तभी अलाउड है जब आपका अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड था, अदरवाइज सर प्रोविजन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, फाइनल पेमेंट के टाइम पे आपको डिडक्शन मिलेगी। और अगर सर आपका फंड अप्रूव्ड है तो प्रोविजन की डिडक्शन, फंड अप्रूव नहीं है तो पेमेंट की डिडक्शन, राइट। फिर ऐसी 49 में भी इतनी सी बात है, पेमेंट फॉर नॉन स्टैट्यूटरी फंड सर आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी, राइट। देन आते हैं गाइस 43B पे, ये तो बच्चों जान है सर ये इनकम टैक्स की, बहुत सिंपल है। कुछ स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर हैं, उनकी डिडक्शन सिर्फ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे मिलती है, यानी पे करोगे तभी मिलेगी। लेकिन उसके लिए एक बात और लिख दी कि सर जिस साल का खर्चा अगर उस साल के रिटर्न की ड्यू डेट तक पे कर दिया तो आपको डिडक्शन उस साल में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 17-18 का खर्चा अगर 17-18 में ही पे कर दिया तो डिडक्शन 17-18 में मिल जाएगी, 17-18 में मिल जाएगी। 17-18 में पे नहीं किया लेकिन 17-18 की ड्यू डेट तक कर दिया तो भी डिडक्शन 17-18 में मिल जाएगी। लेकिन अगर 17-18 की रिटर्न की ड्यू डेट के बाद पे करते हो तो जब पे करोगे तब मिलेगी, राइट। लीजिए क्या क्या है वो खर्चे मैं आपको बताता हूँ। टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी बाय वेट और नेम कॉल्ड। उसके बाद आया था सर एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुअल फंड और ग्रेचुटी फंड। याद रखिएगा ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की, यानी सम पेबल बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 17-18 का था, 17-18 में दे दिया, 17-18 में डिडक्शन, 17-18 में नहीं दिया लेकिन सर आपने 17-18 की रिटर्न की ड्यू डेट तक दे दिया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 17-18 में। ड्यू डेट के बाद दोगे तो भाई आपको डिडक्शन मिलेगी कब? जब आप पे करने होगे, राइट। बोनस और कमीशन आप एम्प्लॉय को दे रहे हो सर तो आपको सर डिडक्शन जो है पेमेंट बेसिस पे मिलेगी। या फिर सर अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है लोन और बोरिंग पे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से, तो सर आपको जो है डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा 17-18 की ड्यू डेट तक, तो भी 17-18, ड्यू डेट के बाद तो सर जब आप पे करोगे तब, राइट। उसके बाद आता है शेड्यूल बैंक वगैरह को आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, या फिर सर आप एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ लीव एट द क्रेडिट ऑफ हिज एम्प्लॉय, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे सैलरी के अंदर लीव एनकैशमेंट, राइट। सो गाइज ये इसके पीछे में लिखा हुआ है कि केस क्या है और ईयर ऑफ अलाउंस क्या रहेगा। एक बात याद रखिएगा कि सर आपने अगर लोन को कन्वर्ट करा लिया है, आपने अगर इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट करा लिया, आपके ऊपर लोन था, लोन को आपने इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया तो इंटरेस्ट इकट्ठा होता चला गया और आपने उस इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट करा लिया है तो कन्वर्जन पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसकी डिडक्शन भी आपको पेमेंट बेसिस पे ही मिलेगी, राइट सर।
43B के अंदर सर मैं बोलना चाहूँगा एक छोटा सा सामान और ऐड हुआ था, और वो है सम पेबल टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट अलाउबल एज रिडक्शन इन द ईयर इन विच द लायबिलिटी टू पे सच सम इज इनकर्ड ओनली इफ पेमेंट इज मेड, राइट। तो सम पेबल टू इंडियन रेलवेज फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट भी 43B के अंदर जो है काउंट होता है। लीजिए सर, तो 43B भी यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। अब सर हम चलेंगे एक बहुत ही क्रूशल पार्ट के ऊपर जो है डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन में भी सर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ रिवाइज करूँगा। बिल्कुल निश्चित रहिए और बहुत मज़ा आएगा सर डेप्रीसिएशन रिवाइज करने में, और बस 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान होता है सर इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना, बस आपने ध्यान रखना है कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। जैसे कि सर सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भाई असेसी के पास ओनरशिप होनी चाहिए, किसकी? एसेट की। तो याद रखिएगा सर, सबसे पहले एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय दी असेसी। ओनरशिप सर आपकी फुल भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है। हायर परचेज के केस में सर परचेजर को डेप्रिसिएशन मिलती है, लीज के केस में सर लेसर को डेप्रिसिएशन मिलती है, याद रखने का है आपने। देन उसके बाद मैं बात करता हूँ सर ओनरशिप हो गई, उसके बाद सर यूज होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर एक्सक्लूसिवली बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हुआ है तो डेप्रिसिएशन कैसी हो जाएगी? प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। इस बात को आपने याद रखना है, राइट। उसके बाद सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर आपका जो एसेट है वो होना चाहिए पुट टू यूज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर पुट टू यूज़ नहीं हुआ है, परचेज कर लिया है, तो भी सर आपने अगर पुट टू यूज़ नहीं किया है तो भाई आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। पुट टू यूज़ का मतलब कभी भी एक्चुअल यूज़ नहीं होता, वो होता है रेडी टू यूज़, ठीक है जी। अब सर बेसिकली दो मेथड है हमारे पास डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। सबसे पहला है सर WDV ब्लॉक ऑफ एसेट, दूसरा है स्ट्रेट लाइन मेथड। हमारे यहाँ पे सर इनकम टैक्स में जो सबसे मशहूर मेथड है वो है भाई साहब WDV ब्लॉक ऑफ एसेट। कम ऑन, क्या है जल्दी बताइए? WDV ब्लॉक ऑफ एसेट। एक बार बोलो WDV ब्लॉक ऑफ एसेट। हम यहाँ पे इंडिविजुअल WDV ब्लॉक ऑफ एसेट के केस में हम लोग इंडिविजुअल एसेट की डेप्रिसिएशन नहीं निकालते, हम लोग बनाते हैं सर ब्लॉक्स, और ब्लॉक की पूरी डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ब्लॉक बनाने का एक सिंपल तरीका है सर, हम लोग सर सेम क्लास सेम एसेट के क्लासेस को एक साथ जोड़ लेते हैं, सेम क्लास सेम परसेंटेज वाले एसेट्स को एक साथ जोड़ लेते हैं, सेम क्लास सेम परसेंटेज वाले एसेट को एक साथ जोड़ लेते हैं, उनकी ओपनिंग WDV निकालते हैं, ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेजेस करी हैं, फिर ड्यूरिंग द ईयर कितनी सेल करी है, इससे वैल्यू ऑफ ब्लॉक आ जाती है, और उसके बाद फाइनली सर हम लोग अपने पास ओपनिंग निकालते हैं प्लस परचेजेस निकालते हैं, वैल्यू ऑफ ब्लॉक आ जाती है, फिर माइनस सेल करते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग WDV आ जाती है। उस क्लोजिंग WDV पे हम ब्लॉक के परसेंटेज से डेप्रिसिएशन जो है दे देते हैं। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ब्लॉक माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग WDV, और क्लोजिंग WDV के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन दे देंगे। याद रखिएगा ये काम जो होने वाला है सर, ये काम किसी एक पर्टिकुलर एसेट के लिए नहीं होगा, ये होगा पूरे ब्लॉक ऑफ एसेट के लिए, राइट। देन देयर टू मेन मेथड्स हमने पढ़ लिया। हम लोग डिस्कस करें WDV ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड। हमने सर देनी है डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट पे, ब्लॉक ऑफ एसेट की क्लोजिंग WDV पे। ओपनिंग करेंगे प्लस परचेजेस करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, माइनस सेल्स करेंगे, हमारे पास क्लोजिंग WDV आ जाएगी, किसकी? ब्लॉक की, और उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन दे देंगे। ब्लॉक ऑफ एसेट का मीनिंग अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो सर बहुत सिंपल है, सेम क्लास सेम परसेंटेज। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, सेम क्लास सेम परसेंटेज। अगर आप मान के चलें तो आपको याद रहेगा। मेनली सर हमारे पास कितनी क्लासेस बन सकती हैं? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, शिप, फर्नीचर, फिटिंग, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है जी। तो बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ सर 5, 10, 40, याद रखिएगा सर इसमें एक बड़ा मेजर चेंज है। डेप्रिसिएशन का जो मैक्सिमम रेट हो सकता है सर वो हो सकता है 40%। पहले 100% तक डेप्रिसिएशन जाती थी। अब अगर सर आपका रेजिडेंशियल वाली बिल्डिंग है तो 5%, कमर्शियल है तो 10%, और अगर सर टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो 40% की आपको डेप्रिसिएशन जो है वो मिल जाएगी, राइट। याद रखिएगा इन सारी बातों को गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर पे होता है 10%, प्लांट एंड मशीनरी का जो बेसिक रेट है, मशीनरी की स्पेलिंग गलत लिखी है, वो है सर आपका 15%। लेकिन सर अगर मोटर कार वगैरह आप यूज़ करते हैं बिजनेस ऑन हायर पे तो 30%, एरोप्लेन 40%, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%। और ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। मेनली सर मेरे लिए जो रेट है वो है सर आपका जनरल रेट 15%, ठीक है। बुक्स पे ध्यान रखिएगा, अगर सर रनिंग और लाइब्रेरी है तो भी 40% है, एनुअल पब्लिकेशन तो भी 40% है, और लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स है तो भी 40% है। मेजर अमेंडमेंट ये कि सर पहले कई जगह पे आपको 60% तक का, 100% तक का रेट था, जैसे कि कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। अब सर उसके ऊपर भी जो है आपको 40% का रेट मिलने वाला है। शिप्स पे सर 20-20-20 है, एक बार पढ़ सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट सर इंपॉर्टेंट है, उस पर 25% है। ब्लॉक कैसे बनाना है मैंने आपको सिखाई दिया है सारी चीज़ें। और इसके बाद सर मिसलेनियस पॉइंट में आपको बताता हूँ, प्रिंटर, स्कैनर, UPS एटसेट्रा आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है जी। एंड डेप्रिसिएशन के ऊपर 60% की जगह सर आप कर सकते हैं इसको 40% रहने वाला है। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, क्योंकि सर ये हर जगह पे जो है चेंज हो गया है। मोबाइल फोन और नॉट कंप्यूटर, iPad, टैबलेट्स वगैरह पे डिफरेंट व्यू है। परचेज ऑफ गुडविल इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे आपको डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउड नहीं रहेगी। असेसी ने सर अगर एम्प्लॉई को कोई एसेट्स दे रखे हैं, ऑल्दो वो पर्सनल नेचर के हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर मैं हूँ एम्प्लॉयर, मेरे एम्प्लॉय को वॉशिंग मशीन चाहिए थी क्योंकि उसकी शादी हुई, उसकी बीवी कपड़े धोने से मना कर रही है, तो सर मैंने अपने एम्प्लॉय को जो है वॉशिंग मशीन लेके दी। उसके लिए वो पर्सनल नेचर है सर, लेकिन मेरे लिए सर वो हो सकता है सर बिजनेस का खर्चा, और सब मुझे उसमें मिल सकती है डेप्रिसिएशन। लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर ये है सर गेम चेंजिंग आपका प्रोविजन।
अगर सर आपने सर एसेट को परचेज किया एक ईयर में और उसी ईयर में आपने पुट टू यूज़ कर दिया फॉर लेस देन 180 डेज, तो सर आपको जो डेप्रिसिएशन मिलनी थी वो मिलेगी सर कितनी, सर वो मिलेगी आपको हाफ परसेंटेज से। अगर 15% एलिजिबल थी तो 7.5, 30% एलिजिबल था तो सर आपको मिलेगा 15, 40 एलिजिबल थे तो सर आपको मिलेगा 20%, राइट। सो इफ एसेट इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन द सेम ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, देन सर आपकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी हाफ, राइट। अच्छा जी, अगर सर आपने एसेट एक्वायर किया 17-18 में और पुट टू यूज़ किया 18-19 में, चाहे एक दिन के लिए, डेप्रिसिएशन गाइज आपको मिलने वाली है फुल। चलिए आगे चलते रहिए, मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, बताना चाहूँ। ये लीजिए मैंने कट ऑफ डेट भी निकाल रखी है, थैंक्स टू अजय जैन सर, उन्होंने निकाल के दी थी भाई, तो हम लोगों ने उनसे सीखा है। अब ये कोई भी निकाल सकता है, बट मैंने पहली बार उनकी बुक में देखी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इफ एसेट इज परचेज इन द ईयर XXYY एंड इज पुट टू यूज ऑन 4 अक्टूबर और आफ्टर देन हाफ डेप्रिसिएशन। तो सर अगर लीप ईयर की बात नहीं चल रही है तो 4 अक्टूबर हमारी कट ऑफ डेट रहेगी, 4 अक्टूबर या उसके बाद करेंगे तो हाफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, क्योंकि 4 अक्टूबर से अगर आप निकालते हैं तो सर वो लेस देन 180 डेज जो है होने लग जाते हैं। अगर आपने 3 अक्टूबर तक पुट टू यूज़ किया तो पक्की बात वो 180 और मोर निकलेंगे। 3 अक्टूबर या उससे पहले किया है तो सर डेप्रिसिएशन आपको फुल मिल जाएगी। आइए देन उसके बाद सर अपॉर्चमेंट और डेप्रिसिएशन केस ऑफ अमेलगमेशन डीमर्जर, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसे डेप्रिसिएशन निकाली जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और डेप्रिसिएशन निकालने के बाद नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आप लोगों से जो है बाइफरकेट कर सकते हैं अमेलगमेटेड कंपनी में और अमेलगमेटिंग कंपनी में, राइट गाइज। एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, ये सब एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन की अगर बात करूँ तो एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करेंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन सर आपको कितनी मिलती है? सर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलती है 20%, राइट। कुछ कंडीशन है सर, आपका बिजनेस होना चाहिए मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल एनीथिंग का। इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी के केस में भी सर आपको जो है अब एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगी अगर वो WDV ब्लॉक ऑफ एसेट यूज कर रहे हैं तो, याद रखिएगा इस बात को। एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट होगा 20%, ये सर सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलती है और ये उसके बाद लाइफ में कभी नहीं मिलती है, राइट। इसमें एक बात याद रखिएगा, अगर फर्स्ट ईयर में एसेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो 10% आपको सर फर्स्ट ईयर में मिल जाएगी, और जो रिमेनिंग 10% आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपको नेक्स्ट ईयर में अलाउ कर देंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन कब कब अलाउ नहीं होती है ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अगर सर वो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है, ऑफिस में यूज हो रही है, या फिर रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ऑफिस प्रमाइस में रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के अंदर लगा रखी है, या फिर सर आपने किसी ना किसी तरीके से उसकी एक्चुअल कॉस्ट की पहले पूरी डिडक्शन ले रखी है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च में या 35 AD में, तो आपको सर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। फर्नीचर और बिल्डिंग का ध्यान रखेंगे सर, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। उसके बाद वाली बात मैंने आपको बताई दी है, यस सारी चीज़ सर अपनी क्लियर है। अब सर आते हैं सोडा के ऊपर। सोडा क्या है भाई? सोडा है सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। तो सोडा के अंदर दो बातें हो सकती हैं सर, एंटायर ब्लॉक सोल्ड, एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड। पहले बात करता हूँ एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड की, तो मेरे पास दो बातें हो सकती है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक और सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक। जल्दी मेरे साथ रिवाइज करिएगा। सेलिंग प्राइस इज लेस देन वैल्यू ब्लॉक, तो सर आपके पास ओपनिंग था प्लस परचेजेस था, फिर आपके पास वैल्यू ऑफ ब्लॉक आया था, और सर जो सेलिंग प्राइस था वो वैल्यू ब्लॉक से कम था, तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस रखेंगे और सर हमारे पास क्लोजिंग WDV आ जाएगी। इसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात याद रखिएगा सर, जिससे भी एसेट होता है जिन पे डेप्रिसिएशन मिलती है उन पे जब भी कैपिटल गेन होगा सर वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग प्लस परचेजेस वैल्यू ऑफ ब्लॉक, और यहाँ पे सर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो सर हमारी WDV जो है वो जाएगी निल, और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा वो सर हमारे लिए हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलिए क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, अगर एंटायर ब्लॉक सोल्ड है तो सर देखिए फिर से वही बात, सेलिंग प्राइस इज लेस देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक या फिर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, राइट। ओपनिंग प्लस परचेजेस वैल्यू ब्लॉक आ गया, लेकिन सर आपने इस बारे में क्या किया, पूरा ब्लॉक सेल कर दिया। तो अगर आप सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखेंगे तो याद रखिएगा कि सर जी आपका जो डिफरेंस आने वाला है वो सर आप लोगों को कैपिटल गेन में ले जाने वाला है। बोलिए कहाँ पे ले जाने वाला है? कैपिटल गेन में ले जाने वाला है। ये देखिए जरा यहाँ से, एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड, तो हम क्या करेंगे, एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड तो भाई सेल कंसिडरेशन लेस वैल्यू ऑफ ब्लॉक लेस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर वेयर द वैल्यू ऑफ ब्लॉक इज दिस। तो इस केस में सर हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ। क्या होगा सर इसके हेड में? ट्रीटमेंट, ठीक है। बेसिकली हो जाएगा सर आपको इस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। क्यों भाई? आप एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लें सर ओपनिंग था 10, परचेज किया था 1, सर एक एसेट यहाँ मतलब 5 एसेट यहाँ पे थे, एक एसेट खरीदा, और सर पूरा वैल्यू ऑफ ब्लॉक जो आ रहा था वो आ रहा था सर हमारे पास 11, 6 एसेट हो चुके थे, 6 के 6 बेच दिए हमने 9 रुपये में, तो भाई यहाँ पे मैं 9 लिखूंगा। मेरी जो क्लोजिंग WDV वो 0 हो जाएगी क्योंकि ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट, और सर जो 2 रुपये का है वो हो जाएगा मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब अगर मैं बात करता हूँ सर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, तो कोई चिंता की बात नहीं है, फिर से वो लेता हूँ 10 था, 1 था, तो टोटल से हमारे पास 11 हो गया था, 6 थे और हमने बेच दिया सर उठा के 15 का, तो भाई ये हमारे पास पहले तो 0 हो जाएगा क्योंकि WDV सेलिंग प्राइस कैन नेवर एक्सीड WDV, और जो 3 रुपये आ गए वो सर हमारे लिए हो जाएंगे क्या?
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। राइट, बोलिए क्या हो जाएंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो एंटायर ब्लॉक सोल्ड के केस में हमेशा सर हमें कैपिटल गेन के चैप्टर में जाना पड़ेगा। एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड के केस में सर अगर ये वाला केस बन जाता है तो हमें कैपिटल गेन के चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं है, अदरवाइज सर हम लोग कैपिटल गेन के चैप्टर में एंट्री ले जाएंगे। ये था सर हमारा सोडा का कॉन्सेप्ट। कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट हैं, जरा मेरे साथ जल्दी से सुनिएगा। ये सारा का सारा सोडा कॉन्सेप्ट मैंने आपका कवर करा दिया है। मिसलेनियस कॉन्सेप्ट क्या क्या बोलते हैं देखिए जरा, छोटी छोटी सी बातें। सर इंटरेस्ट के बारे में आपको बता दिया था कि सर जी अगर आपने लोन लिया है सर खरीदने के लिए तो पुट टू यूज़ तक का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा, उसके बाद का इंटरेस्ट आपको एज एन एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट फर्स्ट पुट टू यूज़ हमने बात कर ली थी, टोटल कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड कर देंगे। देन उसके बाद गिफ्ट विल वगैरह से अगर आपको मिला है तो एक्चुअल कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर एज रिड्यूस बाय द डेप्रिसिएशन अलाउड। तो अगर पहले किसी ने खरीद लिया था उसने सर आपको गिफ्ट दिया तो सर जी आपके हाथ में वही एक्चुअल कॉस्ट होगी जो उसके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट होती है, एज इफ जो सर डेप्रिसिएशन उसने क्लेम कर ली होती वो हटाने के बाद। राइट, उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च के एसेट में सर मैंने आपको कवर करा दूंगा, डोंट वेरी एट ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, फिफ्थ पॉइंट, इस पर आप एक क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, आपके प्रैक्टिस मैनुअल में स्टडी मटेरियल में गिवन होगा, चाहे न्यू कोर्स का हो चाहे ओल्ड कोर्स का हो। अगर आपके पास बिल्डिंग थी और सर बिल्डिंग अपने पर्सनल पर्पस के बाद आप उसे बिजनेस पर्पस में ला रहे हैं तो जितने टाइम आपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करी थी उतने टाइम की डेप्रिसिएशन जो है लेस होगी और उसके बाद जो अमाउंट आता है वो आपके ब्लॉक ऑफ एसेट में ऐड होगी। ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है बिल्डिंग के लिए। अगर ऐसा गाड़ी वगैरह के लिए हो रहा है तो सर ये डेप्रिसिएशन आपको लेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। राइट, फिर सर नेक्स्ट पॉइंट जो है आप रिलेट कर पाएंगे जीएसटी के आईटीसी वाले चैप्टर से, और सर वहाँ पे आई होप 16 सबसेक्शन 3 शायद है कि सर अगर आपने जो आपने कैपिटल गुड्स खरीदे उनके ऊपर आपने जो टैक्सेस पे किए अगर आपने उसका क्रेडिट ले लिया है तो सर जी आपको जो है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, और अगर क्रेडिट नहीं लिया तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसके ऊपर क्रेडिट ले आप उसको डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। 10 लाख का एसेट 1 लाख टैक्स है तो सर या तो 11 लाख पे डेप्रिसिएशन ले लो, फिर सर वहाँ पे आपको 1 लाख का क्रेडिट नहीं मिलेगा, या फिर सर यहाँ पे आप 10 लाख पे डेप्रिसिएशन ले लो और वहाँ पे 1 लाख का क्रेडिट ले लें। अमेंडमेंट करिए सर फाइनेंस एक्ट 2017 ने, और सर वो अमेंडमेंट है आपके बहुत ज़्यादा काम की। आइए सर जल्दी से पढ़ देते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एसएससी इनकर्स एन एक्सपेंडिचर एक्विजिशन ऑफ देयरऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट और एग्रीमेंट पेमेंट इन डे अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट और अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम exceed 10,000 rupees such expenditure shall be incurred for the purpose of determination of actual cost। यानी कि सर आज की डेट में अगर आप कोई कैपिटल एसेट परचेज करते हैं उसकी पेमेंट आप करते हैं अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, और सर वो 10,000 से एक्सीड कर रही है तो सर उसके डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा, वो एक्सपेंडिचर ही आपके लिए हम लोग इग्नोर कर देंगे, यानी उससे डेप्रिसिएशन जो है क्लेम नहीं कर पाएंगे। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, इसको याद रखिएगा, चेंज इन रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर सर आपको बेनिफिट हो रहा है तो सर वो आपकी क्या करेंगे हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो एज पर सेक्शन 43 गेन राइजिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट इंपोर्टेड मशीनरी ड्यू टू चेंज हैज टू बी रिड्यूस फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट। अगर लॉस हो रहा है तो सर वो आपके हम उसमें ऐड कर देंगे। एक क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, आई होप आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर पीजीयू की। व्हाट इज पीजीयू? पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग। पहली बात सुन लीजिए सर, पीजीयू के पास ऑप्शन होता है कि सर या तो डेप्रिसिएशन या एसएलएम ले लें या फिर सर ये डब्ल्यूडीवी ब्लॉक ऑफ एसेट के साथ चले जाएं। राइट, ये ऑप्शन सर लाइफ टाइम एक बार मिलता है, और अगर आपको फर्स्ट ईयर में आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आपको एसएलएम जो है वो मिल जाएगा। एसएलएम के केस में सर इंडिविजुअल एसेट पे आपको एसएलएम बेसिस पे सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब जरा यहाँ पे सुन लीजिए सर, अगर मैं करता हूँ सोडा तो भाई सोडा अब दो तरीके से हो सकता है, सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, नॉर्मल केस एंड पीजीयू। नॉर्मल केस हमने पकड़ लिया, एंटायर ब्लॉक सोल्ड एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड, वो वाले केसेस। पीजीयू में सर आपको देखना पड़ेगा 2-3 चीजें। मान लेते सर मैंने 10 रुपये का एसेट लिया था जिसकी लाइफ थी 10 साल, 2 साल सर मैं उसको राइट ऑफ कर चुका हूँ, उसके सर डब्ल्यूडी इसको 3 साल कर लेते हैं, 3 साल सर मैं उसको राइट ऑफ कर चुका हूँ, उसकी डब्ल्यूडीवी जो बची है वो बची सर 7। अब आप उसको कितने कितने का बेच सकते हैं? फर्स्ट केस आपने बेचा इसको 3 रुपये का, सेकंड केस आपने इसको बेचा 9 रुपये का, थर्ड केस आपने इसको बेचा 13 रुपये का। तो फर्स्ट केस जब आपने इसे 3 रुपये का बेचा, 7 रुपये की चीज को 3 रुपये में बेचेंगे तो सर होगा आपको नुकसान, 4 रुपये का सर होगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन, इट विल बी अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर अंडर द हेड पीजीबीपी। 9 रुपये का गाइस अगर आप बेचते हैं तो सर होगा आप लोगों को 2 रुपये का फायदा, दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबी एज बैलेंसिंग चार्ज। 13 रुपये का अगर आप बेचते हैं तो सर आपको होगा सुपर फायदा। तो याद रखिएगा एक्चुअल कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करेंगे, वो आएगा सर आपका 13 माइनस 10, और ये सर जो हो जाएगा हमारा 3 रुपये का, ये जाएगा हमारा कैपिटल गेन में। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और 10 माइनस जब हम करेंगे, 10 माइनस जो हम 7 करेंगे ये भी होगा सर 3 रुपये का, और ये 3 रुपये का सर हमारा होगा बैलेंसिंग चार्ज। तो बेसिकली ये देखिए ज़रा ध्यान से, आपका 7 रुपये का एसेट बचा था, आपने बेच दिया 13 का, तो अप टू एक्चुअल कॉस्ट यानी कि 10 तक ये जो है ये आपका जाने वाला है कहाँ पे? पीजीबीपी के अंदर एज बैलेंसिंग चार्ज। और सर ये जो आपका सुपर प्रॉफिट हुआ है ये जाने वाला है आपका कहाँ पे? कैपिटल गेन में एज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। राइट, तो ये हो गया गाइस पीजीयू का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। और यहाँ पे से मैंने कुछ आपके
एग्जाम्पल जो है ICI की बुक से उठा रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। अब आते हैं सर जी हमारे कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे बातों पे और 32AD पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर 32AD बोलता है कि सर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है न्यू प्लांट एंड मशीनरी में नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ सर्टेन स्टेट्स में, तो आपको सर एडिशनल एक डिडक्शन मिलेगी 15% की ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। राइट गाइज, बहुत आसान है, कोई भी घबराने की बात नहीं है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी से वो सारी चीज़ें बाहर निकाल दीजिए जो एडिशनल एप्रिसिएशन से बाहर निकाली थी। और सर एक कंडीशन और है कि 5 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर सर आपने उसको 5 साल के लॉक इन पीरियड को तोड़ने की कोशिश करी तो जो आपको सर डिडक्शन मिली थी वो सर हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। यहाँ पे गाइज एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये सिर्फ डिडक्शन है, इस अमाउंट से आप अपने कैपिटल एसेट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस नहीं करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसी कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई कर देते कि आपने इन्वेस्टमेंट करी न्यू प्लांट एंड मशीन में नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया सर्टेन स्टेट में, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट जो है 35% हो जाएगा, जो जनरल केस में मिलता था आपको 20% का। यहाँ पे गाइज कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये सर सबको अवेलेबल है, यहाँ पे कंपनी होना जरूरी नहीं है। आप अगर पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है, तो भी आप कर सकते हैं। और कोई सर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको जबरदस्ती नहीं की जा रही कि इतनी इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, फलाना करो, ढिमाका करो। आपको बस सर आपको 15% का इन्वेस्टमेंट अलाउंस अगर लेना है तो भाई आपको ये जो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा, इनके नोटिफाइड एरियाज में जाके सर आपको लगाना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ पैसा। राइट, कितना मर्जी पैसा लगाएं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। आई होप गाइज आपको ये बात जो है समझ आ गई है। और याद रखिएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन इस केस में हमको मिल जाएगी कितना परसेंट, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगी हमें अप्रॉक्सीमेटली 35%। ठीक है, मुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही है, चेक कर लो एक बार। ओके, अच्छा जी, अब गाइज हमारे पास क्या बचा है, आ जाते हैं सर अब सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर पे। और इसको भी हम पढ़ते हैं, ज़रा मैं देखूं ऑफिस में कहीं से ऐसी स्मेल आ रही है कि कहीं पे कुछ जल रहा है, तो एक बार मैं चेक कर लूं भाई क्या जल रहा है, कहीं किसी का दिल तो नहीं जल रहा हमारी वीडियो देख के। ठीक है, 2 मिनट में आता हूँ। तो गाइज आ जाते हैं वापस जल्दी से साइंटिफिक रिसर्च एसेट पढ़ने के लिए। और आग कहाँ लगी थी मैं आपको क्या बताऊं सर, लेकिन धुआं आपको आज यूट्यूब पे दिखाई दे जाएगा। चलो भाई चलो, आ जाओ बातचीत करने की कोशिश करते हैं सर सेक्शन 35 की। और सेक्शन 35 डील करते हैं सर हमारा किससे, साइंटिफिक रिसर्च से। आइए आपको दिखाता हूं जल्दी से सेक्शन नंबर 35 और क्या कहता है सर सेक्शन नंबर 35। साइंटिफिक रिसर्च में आपको रिडक्शन मिलेगी। कुछ बातें जरा अपने साथ ध्यान रखिएगा। इस चार्ट को अगर आप सर पढ़ लें इंस्टीट्यूट की बुक से तो बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा। ड्यू क्रेडिट्स टू ICI, कुछ काम तो बढ़िया कर देता है ICI। लो भाई, तो ICI ने इनकर्ड किया है सर, ICI ने इनकर्ड किया मतलब SSC ने इनकर्ड किया कोई खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो 100% एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको 100% मिल जाएगी। एक बात याद रखिएगा कि कमेंसमेंट से पहले की भी आपको डिडक्शन मिल सकती है। अगर सर आपने खर्चा किया है विद इन दी 3 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो सर आपको रेवेन्यू का भी 100% और कैपिटल का भी 100%, कैपिटल में एक्सेप्ट लैंड, और रेवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ सैलरी और जो रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो भी अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, उसी की आपको रिडक्शन मिलने वाली है बिफोर कमेंसमेंट में। राइट, अब बात करते हैं सर इसमें खास बात, अगर सो कोई कंपनी है जो एंगेज है बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल, जो नेगेटिव आर्टिकल नहीं है यानी कि सिगरेट, दारू, शराब वगैरह एटसेट्रा नहीं है, उनको छोड़कर से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सर आपको 150% की डिडक्शन मिल जाएगी। अमेंडमेंट है, पहले 200% होती थी, अब हो गई सर ये 150%। देन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि सर आप खुद साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो तो डिडक्शन मिलेगी, लेकिन सर अगर आप डोनेशन वगैरह दे रहे हो तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और वो पार्ट है सर आपका यहाँ पे, अगर आपने कंपनी को डोनेशन दी है 100% मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह को दी 100% मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज को साइंटिफिक रिसर्च के लिए दी है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस किया है, सोशल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च 100%, और यहाँ पे सर आपने देखा साइंटिफिक रिसर्च तो मिल जाएगी सर आपको 150%। नेशनल लैब वगैरह को दी है, यूनिवर्सिटी को, IIT को, तो भी सर आपको मिल जाएगी 150%। लीजिए सर, तो ये थी सर कुछ बातें जो मैं आपसे करना चाहता था। आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें जो हैं ये समझ आई साइंटिफिक रिसर्च की। अब सर साइंटिफिक रिसर्च में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि साइंटिफिक रिसर्च के क्वेश्चन जो है जरूर कर लीजिएगा। और साइंटिफिक रिसर्च में सर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट बनता है और वो है सोसरा, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। तो यहाँ पे सर हम 2 बातें कर सकते हैं कि आप उसे नॉर्मल बिजनेस में ले आए, आप उसे नॉर्मल बिजनेस में नहीं लेके आए। सो सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट बिफोर विदाउट ब्रिंगिंग इनटू द नॉर्मल बिजनेस, आफ्टर ब्रिंगिंग इनटू द नॉर्मल बिजनेस। अगर आप नॉर्मल बिजनेस में ले आए तो कोई दिक्कत नहीं सर, आप सर जब उसे नॉर्मल बिजनेस में लाएंगे तो आप उसे ब्लॉक के अंदर ऐड कर देंगे। ब्लॉक के अंदर वैल्यू कितनी ऐड होगी, 0। बाकी सारा काम सेम चलेगा जैसे हमने सोडा में पढ़ा था सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट के केस में, एंटायर ब्लॉक सोल्ड, एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड, उसी हिसाब से आप लोग जो है कैलकुलेशन कर पाएंगे। राइट, तो अगर आप उसे नॉर्मल बिजनेस में ला रहे हैं तो सर बिल्कुल मत घबराइए, हम सब बस उसे क्या करेंगे, आपके
ब्लॉक ऑफ एसेट के अंदर ऐड कर देंगे। कितनी वैल्यू ऐड करेंगे? 0 वैल्यू ऐड करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद सर अपना वो कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, एंटायर ब्लॉक सोल्ड, एंटायर ब्लॉक नॉट सोल्ड। अगर सर उसे नॉर्मल बिजनेस में नहीं लाए तो सर आपका पीजीयू वाला कॉन्सेप्ट लगना शुरू हो जाएगा। बस यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि सर आपकी डिडक्शन अलाउड आपको कितनी थी। आपने अगर सर 10 का एसेट खरीदा था और आपको डिडक्शन अलाउड 10 ही थी तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आपने अगर उसे 2 का बेचा तो सर ये 2 जो है आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। आपने उसे सर 9 का बेचा तो ये 9 जो है टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर सर आपने इसको 13 का बेचा तो सर जी 10 तो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी और 3 चला जाएगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हेड में, राइट। ये तो सर हमारा सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। आइए आगे बढ़ते रहते हैं और देखते रहते हैं 35AD सर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। 35AD में भी सर आप लोग देखेंगे कि सर कुछ चुनिंदा बिजनेस हैं जिनमें आपको बोल दिया कि अगर आप इन पे खर्चा करते हैं, इनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो आपको 100% रिडक्शन मिल जाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। ये बात याद रखिएगा कि सर यहाँ पे आपको जो है बिफोर कमेंसमेंट के भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी अगर आपने उन्हें प्रॉपर अकाउंटिंग कर रखी है, यानी कि आपने उनको कैपिटलाइज जो है कर रखा है। एक बात याद रखिएगा सर, यहाँ पे भी वो 10,000 वाली बात आ गई है कि अगर आपने एक दिन में 10,000 से ज्यादा पेमेंट करी हो बाय एनी मोड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक और डिमांड ड्राफ्ट तो सर जी आपको जो है फिर 35AD में कोई भी डिडक्शन जो है नहीं मिलने वाली है। एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट ने आपको बता ही दिया। और याद रखिएगा सर बिजनेस आपका नया होना चाहिए, किसी और बिजनेस को तोड़ के या फिर पुरानी प्लांटर मशीनरी पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन सर उसकी एक एक्सेप्शन है, अगर पुरानी प्लांटर मशीनरी डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांटर मशीनरी तो सर आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगी। बस याद रखिएगा कि सर 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए या फिर वो प्लांट एंड मशीनरी बाहर से आई हो, इंपोर्टेड हो, जिस पे इंडिया में कभी भी किसी ने जो है डेप्रिसिएशन क्लेम ना करी हो। मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड सर, आप मिनिमम होल्डिंग पीरियड जो है आपका 8 साल। अगर 8 साल से पहले सर आपने उस एसेट को बेच दिया तो सर आपका ये चार्जिंग सेक्शन 28 लग जाएगा और उसके अंदर सर आपकी इनकम जो है टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर सर एक और पॉइंट था कि अगर आपने सर उस एसेट को उठा के स्पेसिफाइड बिजनेस से किसी और बिजनेस में ट्रांसफर कर लिया तो ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करेंगे, आपको जितनी भी डिडक्शन अलाउ करी थी उसके अंदर से हम लोग माइनस करेंगे वो डेप्रिसिएशन जो आपको मिल जानी चाहिए थी नॉर्मल एसेट पे, और फिर जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हम आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। जल्दी से एग्जांपल सुन लीजिए, मेरे को सर 100 करोड़ की डिडक्शन मिली थी लेकिन सर मैं उसे किसी और बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया 2 साल बाद, तो 100 करोड़ में से मैं 2 साल की डेप्रिसिएशन लेस करूंगा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, और जो अमाउंट आएगा वो मैं इनकम के अंदर ऐड कर दूंगा अपनी 2 साल बाद वाली इनकम में। दूसरे साल में जब मैंने इसका लॉक इन पीरियड तोड़ा, 30 साल में जब मैंने इसका लॉक इन पीरियड तोड़ा, और फिर सर मेरे को मैं इस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करता रहूंगा, बस मेरा कार्यक्रम 35AD से हट जाएगा, राइट। सेल प्रोसीड्स मैंने आपको बता ही दिया सर, पीजीबी के चार्जिंग सेक्शन में चला जाएगा। एक बार सर आपने होटल के लिए डिडक्शन ले ली तो अगर आपने सर होटल का ऑपरेशन ट्रांसफर कर दिया तो भी सर आप जो है 35AD के लिए एलिजिबल रहेंगे। ओनर ऑफ द होटल एलिजिबल फॉर डिडक्शन इवन इफ द ट्रांसफर द ऑपरेशन ऑफ द होटल टू अदर पर्सन, राइट। और एक बात याद रखिएगा सर, ओवरलैपिंग नहीं चलेगी। अगर आपने 35AD में डिडक्शन ले ली तो चैप्टर 6 के 80IA 80RRB में या फिर सर सेक्शन 10 के कुछ पार्ट्स में आपको डिडक्शन दोबारा से नहीं मिलेगी। सर इसके कैरी फॉरवर्ड में आ गया है एक अमेंडमेंट, आप जरूर उसको देखिएगा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के साथ। अभी मैं यहाँ पे इसको नहीं दिखा रहा हूं, छोड़ दीजिए इसको, राइट। ओके, तो वो 10,000 वाली बात तुमने कर ली। यहाँ पे सर हमारा 35AD जो है कवर हो जाता है। एक बार टेलीकॉम लाइसेंस सर आपको मन करके जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरे हिसाब से सर वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका मन भावुक हो रहा हो तो जरूर पढ़ लीजिएगा। देन गाइज कमिंग टू 44AA, इसके लिए तो सर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सी बात है, आपसे कौन से प्रोफेशन में ये पता लगाइए, कंडीशन सेटिस्फाइड है कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है ये पता लगाइए, और उसके बाद सर आप लोग कर सकते हैं आप डिसाइड कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह कौन सी मेंटेन करनी है कौन सी मेंटेन नहीं करनी है। तो अगर सर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में और आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर सर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में है और आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी सच बुक्स ऑफ अकाउंट एज में एनेबल द असिस्टिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर इनकम। अगर सर आप अदरवाइज स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हैं और सर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो नो बुक्स ऑफ अकाउंट। और सर अगर आप अदरवाइज अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में और आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी सच बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। अब हमें देखना है कि सर वो कंडीशंस क्या है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या है। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जल्दी से कि भाई स्पेसिफाइड प्रोफेशन तो ये रहे, काले कोट वाले, सफेद कोट वाले, बिना कोट वाले, घर बनाने वाले हम लोग, उसके बाद भाई लोग, ये हो गए भाई लोग, टेक्निकल कंसल्टेंसी बहन लोग, इंटीरियर डेकोरेशन एंड अदर प्रोफेशन एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड, राइट। अब कंडीशन इसके अंदर क्या है गाइस, जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने इसके ऊपर एक आपके लिए अपडेटेड वीडियो भी डाल रखी है। सो एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोफेशन नॉट बीइंग अ प्रोफेशन रेफर टू इन दिस, यानी कि स्पेसिफिक प्रोफेशन नहीं है। इफ इज इनकम ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एक्सीड 2,50,000 रुपीज और टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस एसेट एज द केस में भी बिजनेस प्रोफेशन एक्सीड 25 लाख इन एनी ऑफ द 3 years preceding द प्रीवियस ईयर, राइट। तो आपने ध्यान रखना है भाई कि यहाँ पे लिमिट्स में चेंज हो गया है, और लिमिट्स में चेंज क्या हुआ है, 2,50,000 और 10 लाख की जगह हो गया है कितना, कम ऑन टेल मी, 25 लाख। सो
और ये हमें देखना होता है वन ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, राइट। एंड वेयर द बिजनेस प्रोफेशन इज न्यूली सेटअप, तो सर हम देखेंगे कि इट इज लाइकली टू एक्सीड, इट इज कम ऑन, जल्दी बताइए क्या, लाइकली टू एक्सीड। तो ये होगी कंडीशन, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भाई आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी सच बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। फिर ये 44AE और 44AD के बाद पढ़िएगा तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अब आते हैं सर अपने कौन कौन सी बुक्स ऑफ प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती हैं। लीजिए सर, प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे लिखी है, कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपीज ऑफ बिल्स। आपको बिल्स जो हैं सर जो आपने इशू किए हैं उनकी कार्बन कॉपी संभाल के रखनी है, लेकिन सर अगर 25 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है तो नहीं संभाल के रखना है। आपको जो बिल रिसीव हुए हैं वो संभाल के रखने हैं, लेकिन अगर सर 50 रुपीज़ से एक्सीड नहीं करते तो आपको संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पेमेंट वाउचर से भी काम जो है वो चला सकते हैं। बोलिए, पेमेंट वाउचर से क्या चला सकते हैं, काम जो है चला सकते हैं, राइट। इसमें एक बात याद रखिएगा कि सर मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन की अगर बात करता हूँ तो उसमें जो कंडीशन है, हाँ जी, उसमें जो कंडीशन है वो क्या है सर, वो कंडीशन है सर आपकी हिज टोटल ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रोफेशन डज नॉट एक्सीड 1,50,000 रुपी इन एनी ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, जब हम सर अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात करते हैं तो तीनों में से कोई भी एक, जब हम स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात करते हैं तो तीनों के तीनों की अगर सर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट जो है इससे ऊपर जाती है तो जाके सर आपकी कंडीशन जो है सेटिस्फाई मांगते हैं। अगर आप सर मेडिकल प्रोफेशन में तो आपको एक डेली केस रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, साथ ही साथ में आपको इन्वेंट्री अंडर ब्रॉड हेड भी मेंटेन करनी पड़ेगी, राइट। कहां पे आपको मेंटेन करनी है सर वो भी आपको बता दें, एट द प्लेस वेयर ही इज कैरिंग द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, वेयर द प्रोफेशन इज कैरिंग मोर देन वन प्लेस, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ प्रोफेशन पे आपको जो है वो मेंटेन जो है करनी पड़ेगी, राइट। अब आपको सर ध्यान रखना है एक छोटी सी बात और, कि भाई आपको जहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस है वहाँ पे मेंटेन करनी ही है। और अगर मल्टीपल प्लेस पे सर आप कर रहे हैं, देखिए वेयर द प्रिंसिपल पर्सन कीप्स सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्लेस, तो सर आपको हर प्लेस पे वो अपनी सेपरेट बुक्स जो है मेंटेन करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, ये आपको मेंटेन करनी है 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ट्रू फॉल्स में आपसे पूछा जा सकता है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन जो है हमने कवर कर लिए हैं गाइज, ठीक है, जल्दी बता दो। इस वाले सेक्शन में गाइज एक बात आपने जरूर ध्यान रखनी है कि ये जो मैंने आपको नई लिमिट्स बताई हैं 1,20,000 को छोड़ के 2,50,000 और 10 लाख को छोड़ के 25 लाख, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल हुई है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। यानी अगर कोई और एसएससी है तो भाई अभी भी 1,20,000 और जो है आपका 10 लाख ही है, टर्नओवर 10 लाख और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1,20,000, राइट। लेकिन सर अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है तो सर आपके लिए जो लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 2,50,000 की और सर 25 लाख की, राइट। तो गवर्नमेंट से मजाक कर रही है और कोई बात नहीं है, इतना कोई इससे इंपैक्ट नहीं पड़ता। लीजिए सर यहाँ पे आकर सर हमारी तरफ से जो हो जाता है सेक्शन कंप्लीट। अब सर देखेंगे हम लोग ऑडिट के बारे में। तो ऑडिट बहुत सिंपल है सर, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कराना है टैक्स ऑडिट। अगर सर आपका टोटल सेल्स या टोटल टर्नओवर जो है आपका एक्सीड कर रहा है 100 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर, अगर आप प्रोफेशन में है तो वो एक्सीड कर रहा है 50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर, तो सर आपको कराना पड़ेगा ऑडिट, राइट। 44AE अगर आप ले रहे हैं, 44BB या 44BB भी ले रहे हैं, 44BB और 44BB आपके सिलेबस में नहीं है, और अगर सर वहां पे आप अपनी जो प्रिजम्पटिव इनकम है उससे कम आप प्रॉफिट क्लेम करते हैं तो भी सर आपको कराना पड़ सकता है अपना टैक्स ऑडिट, राइट। 44AD अगर आप ले रहे हैं सर 44AD, तो 44AD में सर आप प्रिजम्पटिव इनकम से कम क्लेम करते हैं और साथ ही साथ में आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी ज़्यादा है, लेकिन आपने प्रिजम्पटिव से कम क्लेम किया लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो सर आप लोगों के लिए 44AD के अंदर भी जो है आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, राइट। देखिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ ये वाला पॉइंट। वेयर द एसएससी इज कैरिंग अ नोटिफाइड प्रोफेशन 44A एंड ही क्लेम्स दैट PGBP etc is less than presumptive basis under section 44AD and his income exceeds basic exemption limit। तो AD होता था प्रोफेशनल्स के लिए जहाँ पे 50% हम मान लेते थे, वहाँ पे हमने देखा कि सर अगर वो अपना जो है प्रिजम्पटिव इनकम से कम क्लेम करता है और लेकिन उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, राइट। और साथ ही साथ में 44AD के लिए, सॉरी शायद मैंने पहले भी 44AD बोल दिया था, 44AD के लिए तभी होगा जब सर उसका जो वो उसके ऊपर 44AD4 लग जाएगा। हाँ जी, 44AD4 लग जाएगा। 44AD4 क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। 44AD4 लग जाएगा, उसकी इनकम एक्सीड करेगी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। तो सुन लीजिए, नॉर्मल केस में सर आपका 100 लाख से अगर ऊपर टर्नओवर जाता है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर सर आप लोग 44AE ले रहे हैं, अच्छा प्रोफेशनल है तो 50 लाख से ऊपर जाता है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर आप 44AE ले रहे हैं, प्रिजम्पटिव इनकम से कम क्लेम करते हैं तो सर आपको अपना ऑडिट करवाना पड़ जाएगा। 44ADA ले रहे हैं, आप प्रिजम्पटिव इनकम से कम क्लेम करते हैं और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको ऑडिट कराना पड़ जाएगा। और 44AD के केस में अगर आपके पास 44AD4 लग गया तो आपको ऑडिट करवाना पड़ जाएगा, राइट। अगर किसी और लॉ में ऑडिट हो चुका है तो सर आपको दोबारा ऑडिट कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। 44AD वाले एसएससी के केस में एक बात याद रखिएगा कि जनरल लिमिट तो 1 करोड़ है और यहाँ पे देखो द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट अंडर 44AB डज नॉट अप्लाई टू पर्सन हु डिक्लेयर्स प्रॉफिट एंड गेन्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर 44AD एंड हिज टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस एसेट डज नॉट एक्सीड कितना
2 करोड़ रुपीज़। तो 44AD अगर कोई ले रहा है तो सर उसके लिए लिमिट 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट अंडर 44AB डज नॉट अप्लाई टू पर्सन हु डिराइव्स इनकम इन द नेचर ऑफ 44B एंड 44BB। ये सर हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए। स्पेसिफाइड डेट सर आपको बता रखी है, ड्यू डेट की रिटर्न तक आपको ऑडिट रिपोर्ट भी जो है वो सबमिट करनी होती है, राइट गाइज। आइए अब सर 44AD देखिए क्या कमाल की चीज़ है। 44AD पढ़ रहा हूँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर को ओवररूल करती है। 8% और टोटल टर्नओवर को सर आप मान लेंगे इनकम अवेलेबल ओनली टू एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल बिजनेस कौन कौन से हैं सर? कोई भी बिजनेस जो 44A नहीं है और कोई भी बिजनेस है जिसका टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा है। तो 44A वाले 44AD नहीं ले सकते, और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है वो 44AD नहीं ले सकते। एक बार PS बात कर लो जरा जल्दी से, उसको जाना होगा। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे, और कौन कौन है एलिजिबल SSC जिनको सर ये डिडक्शन ये वाली जो सेक्शन है मिल सकता है, वो क्या है? रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 और पार्ट C ऑफ चैप्टर 6 से। तो अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है, HUF है, पार्टनरशिप फर्म है, तभी आपको डिडक्शन, तभी आपको सर ये सेक्शन मिलेगा। आपको सर और कोई डिडक्शन नहीं लेनी अंडर सेक्शन 10, और ना ही पार्ट C के अंदर सर आपको पार्ट C ऑफ चैप्टर 6 के अंदर कोई डिडक्शन लेनी है, तभी आपको सर ये सेक्शन मिल सकता है। याद रखिएगा, कंपनी AOP BOI आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर वॉट, बोल दीजिए जल्दी से, 44AD। ठीक है जी। अच्छा जी, अब याद रखिएगा कि LLP नॉट अ LLP के लिए भी LLP सर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा जी, अब देखते हैं सर कुछ और खास बात। अगर सर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कमीशन ब्रोकरेज ले रहे हैं, एजेंसी बिजनेस कर रहे हैं, तो भी सर आपको जो है 44AD जो है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। 30 to 38 हम लोग मान लेंगे डीम टू बी अलाउड। साथ में सर रिटर्न डाउन वैल्यू जो आपके एसेट की हर साल हम रिड्यूस करते रहेंगे उस डेप्रिसिएशन से जो आपको मिलनी चाहिए थी। तो जिस साल आप 44AD से बाहर आएंगे उस साल सर हम लोग मानेंगे कि आपके एसेट की वैल्यू वो है जो होती अगर आपको रेगुलर डेप्रिसिएशन मिलती रहती। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से अलाउड होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। डिडक्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड, याद रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बात करते हैं सर 44AD4 की और 44AD5 की। सर ये बहुत डिटेल वाले सेक्शन है, लेकिन मैं फिर भी आपको जल्दी से पढ़ाने की कोशिश कर देता हूँ। तो 44AD4 क्या बोलता है कि साहब अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया प्रॉफिट इस सेक्शन के हिसाब से, तो आपको आने वाले अगले 5 असेसमेंट ईयर में भी सर इसी सेक्शन के हिसाब से जो है सर इनकम लेनी है, यानी कि आपको 8% या उससे ज़्यादा बतानी है। अगर आपने 8% से कम बता दी भाई तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन फॉर 5 असेसमेंट ईयर सब्सिक्वेंट टू द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस इन विच द प्रॉफिट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द सबसेक्शन 1। इसका मतलब सर आपने एक बार 17-18 में डिक्लेयर किया 44AD, 18-19 से भी आपने 44AD लिया, लेकिन 19-20 में सर आपने 44AD से अपनी इनकम कम बताई, तो भाई 19-20 के बाद 5 प्रीवियस ईयर तक आप लोग सर 44AD के लिए हो गए हैं इनएलिजिबल। याद रखिएगा कि टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर निकल गया तो आप इनएलिजिबल नहीं हुए। टर्नओवर सर आपका 2 करोड़ से ऊपर निकलेगा तो आप इनएलिजिबल नहीं हुए। अगर सर आपने 44AD से कम इनकम बता दी तो आप इनएलिजिबल हो गए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और अब देखिए जरा आगे क्या लिखा है सर, कमाल की बात, और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है, मैंने इसको पूरी वीडियो बना रखी है, आप लोग प्लीज एक बार सर्च कीजिए 44AD बाय नीरज अरोड़ा, आपको मिल जाएगी पूरी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं पूरा सेक्शन। तो यहाँ पे कहते हैं सर बात सुनिए, अगर सर आपके ऊपर सबसेक्शन 4 अट्रैक्ट हो गया और सर आपकी टोटल इनकम में मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स से एक्सीड कर रही है, तो आपको मेंटेन करनी पड़ेंगे सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 44AA एंड गेट देम ऑडिटेड एंड फर्निश अ रिपोर्ट ऑफ सच ऑडिट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44AB। मैं कंप्लीट डिस्कशन सर यहाँ पे नहीं कर सकता, कंप्लीट डिस्कशन में इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, बहुत ही अमेजिंग सेक्शन है, ध्यान से देखिएगा आपको मजा आएगा। ये सारा उसी का मैंने मेमोरेंडम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। अच्छा जी, एक गाइस इसके अंदर छोटी सी अमेंडमेंट और आ गई है, और वो अमेंडमेंट क्या है ये देखिए। प्रिजम्पटिव रेट जो है 6% हो जाएगा ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसीव विल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट विच इज रिसीव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट सर, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। जो भी पैसा आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिलेगा, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, उस पर प्रिजम्पटिव रेट जो है वो 6% रहेगा 8% की जगह। हाँ जी, प्रिजम्पटिव रेट जो है वो 6% रहेगा 8% की जगह। तो देखिए क्या लिखा है, इन सिंपल वर्ड प्रिजम्पटिव रेट ऑफ 6% ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसीव विल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ bank account, right, during the previous year or before the due date of filing of the return under section 139 of the in respect of that previous year। मतलब अगर 17-18 का पैसा था और 17-18 या 17-18 के ड्यू डेट तक रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट तक आपको मिल गया थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, तो सर उसे प्रिजम्पटिव रेट जो है वो 6% रह जाएगा, राइट। और जो बाकी है सर उसके ऊपर आपका 8% रहेगा। ये मैंने एक लिस्टेशन भी डाल रखी थी अपनी किताब के अंदर, लीजिए सर। 44ADA ज़्यादा मेरे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं, सर प्रोफेशनल्स के केस में स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स सारी बातें लगभग 44AD से उठा लीजिएगा। और बस याद रखिएगा सर यहाँ पे आपकी प्रेजेंटिव इनकम है 50%, और अगर आपने प्रेजेंटिव इनकम से कम आपने मानी अपनी इनकम और सर आपके मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही है इनकम, तो सर आपको मेंटेन करनी पड़ेंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड साथ साथ में आपको कराना पड़ जाएगा अपना ऑडिट, राइट। ठीक है जी, ये आपको सर आई होप बात समझ आ गई है।
यहाँ पे सब मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये एक डिफरेंस है. 44 AD इज एप्लीकेबल टू एनी रेजिडेंट एसएससी, दस अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, इवन LLP, अ कंपनी, AOP, BO, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आर एलिजिबल टू ऑफर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल. दैट इज 44 AD. ठीक है, ये बात आप लोग याद रख लेंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ. थोड़ी सी बाकी सारी बातें सर सेम है, जैसे कि 30 to 38 अलाउड मानेंगे. डेप्रिसिएशन सर हम लोग डिडक्टेड मानेंगे. 6A की डिडक्शन मिल जाएंगी आपको, जो नॉर्मल डिडक्शन होंगी 6A की, ATC, ATD वगैरह वाली, अगर आप इंडिविजुअल हैं. और साथ ही साथ में अनअब्जॉर्ब डिप्रेशन आपको नहीं मिलेगी. ये सारी चीज़ सर जो वहाँ पे एप्लीकेबल थी यहाँ पे एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट द फैक्ट सर 44 ADA का स्कोप थोड़ा सा बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एलिजिबल एसएससी. राइट, 44 AE पे आते हैं सर. बहुत सिंपल सी स्कीम है सर. 44 AE बोलता है कि 7500 रुपये पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फॉर ईच व्हीकल वाज ओन्ड बाय एसएससी. यहाँ पे याद रखिएगा 44 AD सर आपके लिए तभी एप्लीकेबल होने वाली है सर जब आपके पास 10 गुड व्हीकल हैं. ठीक है, 10 ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हैं. अगर इससे ज़्यादा हुए तो सर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे. ये देखिए, ओन्स नॉट अ मोर 10 गुड्स कैरेजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. ठीक है जी. इनकम कैसे निकालनी है? 7500 इंटू जितने भी आपके पास नंबर ऑफ व्हीकल हैं, जितने भी आपके नंबर ऑफ मंथ्स थे. एक बार इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे. राइट, देन सर 43 CA आता है सर. 50 C के साथ आप इसे पढ़ेंगे और अदर्स उसके साथ मिला के पढ़ेंगे तो ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी. कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. ये बात याद रखिएगा सर, ये सारी चीज़ें जो हैं अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये सब आपकी इनकम में ऐड हो जाते हैं और सर इसके ऊपर फिर टैक्स लगता है दब के. एक ही क्वेश्चन सर पूरी PGP की स्टडी मटेरियल में है, एक बार प्लीज उस पर नजर मार लीजिएगा. 35 DDA वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का अगर कोई खर्चा है 5 साल में राइट ऑफ करेंगे. 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 150%. 35 CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 150%. दैट्स इट गाइस. ये सब मिसलेनियस टॉपिक है, आप इन्हें अगर इग्नोर भी करेंगे तो भी चलेगा. चार्जिंग सेक्शन एक बार रीड कर लीजिएगा और यहाँ पे आगे से हमारे PGP की रिवीजन जो मेरी तरफ से होती है कंप्लीट. एक सर सेक्शन 40B है पार्टनरशिप वाला, उसकी मैंने कंप्लीट वीडियो बना के डाल रखी है, तो सेक्शन 40B मेरा नाम लिख के सर्च करें आपको मिल जाएगी. और बस यार इतना ही. PGP के कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं सर, उनका भी लिंक पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगा. जाइए देखिए, एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर PGP को रिवाइज कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड. और हाँ, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद. कभी भी किसी से भी सीख सकते हैं यार, कभी किसी को छोटा मत समझिए. हर कोई सर अपने आप में बहुत काबिल है, बस सर उसकी काबिलियत को कभी पहचान पाता है, कभी नहीं पहचान पाता है. जो पहचान लेते सर वो आग लगा देता है, जो नहीं पहचान पाता सर वो जल जाता है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ जल रहा है, तो बस बनिए लीडर, सब बनेंगे फॉलोवर. ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू.